Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn political science, standard 9. First lesson name is post-World War political development. Subject political science, standard 9, and date 30 July 2020. Open your textbook, page number 62. Second paragraph. The non-allied movement is based on internal principle of the humanism global peace. तो इसमें देखो इंटरनल मतलब क्या, अमर, ह्यूमनिज्म एंड ग्लोबल पीस, जागतिक शांतता एंड इक्वलिटी होनी चाहिए उसमें. इट हैज इंस्पायर, तो इससे इंस्पायर ले रहे, प्रेरणा ले रहे कौन सी कंट्री, देखो, लेस डेवलपमेंट कंट्रीज टू कम टुगेदर. तो इसमें जो लेस कंट्री है वो इसमें टुगेदर हो रही है. इट हैज इनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द पीसफुल मीन्स. और इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए. व्हाइल टेकिंग अप अ फर्म स्टैंड एंड डिसआर्मिंग, फोस्टरिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, नॉन अलाइंग मूवमेंट्स पुट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अ पुअर डेवलपमेंट कंट्रीज. पुअर डेवलपमेंट जो कंट्री है उनका क्या होना चाहिए, जो अनडेवलपमेंट कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है फर्मली. एंड दिस मूवमेंट्स मेड अ डिमांड ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो उनकी डिमांड क्या थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको कहते हैं NIO, न्यू. Summarizing and briefly, the significance of the non-allied movement has not reduced even if the Cold War is over. And it inspired the less development countries, इससे इंस्पायर ले रही थी लेस जो डेवलपमेंट कंट्री है वो, and to come together. It brought several new stream of economic and social changes into the international politics. It gave these the countries and the confidence to the assert themselves with a self-respect in the international politics. Next है end of the Cold War. तो एंड ऑफ द कोल्ड वार कब से स्टार्ट हुआ था, 1945 टू 1992 तक ये कोल्ड वार चल रहा था. कोल्ड वार का मतलब क्या कि सिर्फ दो कंट्री के बीच में टेंशन, युद्ध जैसी सिचुएशन होना. ये मैंने इसके पहले बताया था. अमेरिका और रशिया, जो सोवियत यूनियन थे, ये टू ग्रुप थे. तो कोई कंट्री सोवियत यूनियन की तरफ थी, कोई कंट्री अमेरिका की तरफ थी. तो उसके बाद में क्या हुआ वो हम पढ़ने वाले. The Cold War had dominated international political since 1945 came to end. उसके बाद वो end हो गया 92 में. And it was the important event that happens toward the end of the last century. And there were many reasons for the end of the Cold War. तो बहुत सारे रीजन थे इसके end होते समय. क्या क्या रीजन वो हम देखने वाले. गिवन बिलो. फर्स्ट है, the Soviet Russia adopted the policy of opening. उसकी जो पॉलिसी, उसने ओपन करने का काम किया रशिया ने, सोवियत रशिया ने, ऑफ द इकोनॉमी एंड द स्टेट लूजेज. तो स्टेट में उसको लूज करने का काम किया, इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड है, द देन प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत रशियन मिखाइल गोर्बाचेव इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ द पेरेस्ट्रोइका. पेरेस्ट्रोइका ये एक उधर का रशियन वर्ड है, इसको कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट. ग्लासनोस्ट मतलब क्या, ओपननेस. तो उन्होंने ओपन किया था, वो रशियन वर्ड है. ड्यू टू दिस द पॉलिसी द कंट्रोल ओवर द मीडिया एंड रिड्यूस. तो वहां का जो गवर्नमेंट है वो किसके कंट्रोल में चलता था, मीडिया भी. ये पूरे का पूरा उस गवर्नमेंट के कंट्रोल, जो गवर्नमेंट बोलेगा वही मीडिया बोलेगी. वैसे अभी कहाँ पर चलता है, चाइना में चलता है. वो गवर्नमेंट के आगे उनकी मीडिया ही नहीं रहती, जो गवर्नमेंट बोलेगा वही वो काम करेगा. तो ऐसे कुछ ये वहां पर रूल थे. उसमें भी उन्होंने धीरे धीरे उसमें भी क्या कर दिया था, लूज कर दिया था. वो उसको भी कंट्रोल, पूरा का पूरा उतना कंट्रोल में नहीं रखा था. इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द स्पीच इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर. तो इसमें किसमें इसमें चेंज हुआ था, प्लेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स में भी चेंज हुआ था. That is, this pair were the restructured and this gave impute of the democracy. Third है, as the East European countries
under the influence of the Soviet Russia and adopted the capitalized and the democratic paths. The regimes their changes. तो यूरोपियन देश में जो ईस्ट वाले जो कंट्री थे उन्होंने भी क्या कर लिया था, सोवियत रशिया से अडॉप्टेड कैपिटलाइजेशन, डेमोक्रेटिक एंड पाथ एंड रेजिम एंड देयर चेंजेस, उसमें भी उन्होंने चेंजेस करने का काम किया था. द सोवियत रशिया disintegrate and the several new nation were the create out of it. Russia was the biggest country in the former Soviet Russia. अब ये सोवियत रशिया में से कुछ कंट्री क्या हो गई थी, अलग से बन गई थी, न्यू कंट्री हो गई थी, क्रिएट हो गई थी, उससे अलग बाहर निकल गई थी. ओके, और वो खुद किसकी तरफ जा रही थी, वो कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रही थी. कैपिटलाइजेशन मैंने कहा था प्राइवेट वाले सेक्टर को ज्यादा वहां पर हेल्प मदद मिलती, ज्यादा प्राइवेट वाले सेक्टर होते हैं, तो वैसे वो डेमोक्रेसी की तरफ वो भी कंट्री बढ़ रही थी. हुसो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप नेट पे जाकर देख सकते हो, उसके कितने मेंबर है क्या है आपको मिल जाएगा. एंड स्टिल एग्जिस्ट बट इज द नेचर इज नो लॉन्गर मिलिट्री एंड फाइंड आउट द कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ नाटो. वो मेंबर आपको मिल जाएगी, नेट पे जाकर आप देख लो. सजेस्ट अ वर्ड when there is only one superpower and several countries as depended upon it, such an international system is called a unipolar system. International system is called a unipolar system. ये जो है कि यहाँ पर देखो कि उन्होंने बताया कि यूनिपोलर मतलब एक ही सत्ता होना, बाइपोलर मतलब दो ग्रुप, जैसे रशिया, यूनाइटेड रशिया, सोवियत रशिया और अमेरिका, ऐसे दो ग्रुप थे, उसको बाइपोलरिज्म कहते हैं. और जो सिर्फ एक ही होता है, पूरा एक ही पावर होता है, उसको क्या कहते हैं, यूनिपोलर सिस्टम. द डिवीजन ऑफ अ नेशन बिटवीन टू सुपर पावर इज कॉल्ड बाइपोलरिज्म. दो सुपर पावर रहे तो उसको बाइपोलरिज्म, एक ही सुपर पावर रहा तो फिर यूनिपोलर. तो यूनिपोलर को बहुत था, फिर रशिया के सोवियत ग्रुप में से जो कंट्री अलग हो गए थे उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर था, वो कौन था, फिर अमेरिका. मगर आप जो है एक ही सुपर पावर है क्या, नहीं, अब हर कंट्री सुपर पावर बन रही है, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये यूके, ये जो कंट्री है ये सब क्या हो रही है, एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रही है. पहले सिर्फ ये दो ही कंट्री सुपर पावर थी. तो इसे क्या कहते थे, ये क्वेश्चन है नीचा में, व्हेन मेनी कंट्रीज एमर्ज एंड एज द सुपर पावर इज द इंटरनेशनल सिस्टम, व्हाट कैन द सिस्टम बी कॉल्ड. तो इंटरनेशनल सिस्टम इसे क्या कहा जाता है, इसे को एमर्ज, मल्टीप्लाई किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई किसे कहते हैं, जो हर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे मैंने अभी कहा ये पूरे कंट्री सुपर पावर बन रहे, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई. पोलरिज्म. राइट एन एसे ऑफ द टॉपिक फ्यूटिलिटी ऑफ वार के बारे में आपको ऐसे राइट करना है. सम पॉइंट्स हैव बीन गिवन बिलो, दे हेल्प यू डिस्कस देम. ये पॉइंट के थ्रू आपको ऐसे बनाना है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड. पोस्ट कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड. पोस्ट मतलब क्या, कोल्ड वार के बाद में वर्ल्ड में क्या हुआ, उसके बाद. पोस्ट मतलब आफ्टर. तो वो हम क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं. द कोल्ड वार केम टू एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत रशिया एंड विच टिल देन हैड बीन द सुपर पावर. एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब इसमें सुपर पावर में बहुत सारे चेंजेस हुए. क्या क्या चेंजेस हुए हम वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. पोस्ट वर्ल्ड के बाद, पोस्ट कोल्ड वार के बाद सिर्फ अमेरिका ही एक ही ऐसा कंट्री था कि वो सुपर पावर था. अ कंडक्टिव एटमॉस्फेयर prevail and for a growth in the trade and economic relation between and among the nation, capital, labor market and information circulated throughout the world, ideas spread and freely as well. तो पहले क्या करते थे, ये जो दो सुपर पावर थे इनके साइड में जो कंट्री थे
उन कंट्री को ये क्या करते थे, पैसा देने का काम करते। मगर उसके बाद में उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, ट्रेड के ऊपर। फिर उनके साथ वो बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे, और उससे फिर पैसा, लेबर, मार्केट, ये सब मिलने लगा। ओके, तो फिर ये पॉलिसी उन्होंने बाद में यूज की जो पुअर कंट्री थे उनके साथ। As all nations of the world decided to give priority to trade relation, the idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, effort and began to the made of the established economic relation. तो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश करने का काम किया, इकोनॉमिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम किया। The description of the country and which was the opposed to another has now changed, and the frame from enemy nation to rival nation. rival मतलब प्रतिस्पर्धी, तो enemy nation to rival nation, ये उससे कम, थोड़ा enemy से थोड़ा कम हो, प्रतिस्पर्धी, तो उसके ऊपर वो इकोनॉमिक रिलेशन डेवलपमेंट करने का काम करने लगे थे। फोर्थ वाला पॉइंट है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड हैज इंक्रीज द यूनाइटेड नेशन नाउ हैड टू टेक मोर concrete step of the maintain global peace and security. तो ये जागतिक जो भी संगठना बोलते हैं हम, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, वो देने का काम उसका एक ग्रुप बना गया है। उसमें सब एक कंट्री है, अगर किसी के ऊपर आपत्ति आती है, जैसे कि क्लाइमेट वगैरह होते हैं, तो उस समय उन्हें वो हेल्प करने के लिए उन्होंने ग्लोबल पीस बनाने का काम किया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्टिंग of the human rights, gender equality and management of the natural calamities now acquire a global dimension. तो यहाँ पर जो नेचुरल में जो भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे, क्लाइमेट में कुछ चेंजेस होगा, कोई आपत्ति आएगी, तो उसके लिए उन्होंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की एक इस्टेब्लिश की थी। उसके थ्रू वो फिर सब कंट्री मिलकर उस कंट्री को हेल्प कर सके, उसको उस संकट से बाहर निकाल सके। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीक।